हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में 35, 34 और अपने एक बहुत सारे सेक्शन करे 26, 31, 32 प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था। तो उसी के साथ हम अपने उसको कंटिन्यू करते हैं और अभी हम देखते हैं सेक्शन 36 को। सेक्शन 36 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, यानी कि ऐसा कोई फ्रॉड जिसमें पर्सन को इन्वेस्ट करने के लिए मना किया जा रहा हो या इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा हो कि तो इसमें इन्वेस्ट कर, और जो कह रहा है वो उसके लिए लायबल, मतलब कि वो ज़बरदस्ती कह रहा है, उसका उसमें फ़ायदा है, वो फ्रॉड करना चाहता है उस पर्सन के साथ। तो उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है सेक्शन? क्या कहता है कि एनी पर्सन हु नाउइंग मेक्स एनी स्टेटमेंट which is false to induce any other person to enter into any agreement, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट एक बंदे को पता है कि ये एग्रीमेंट गलत है, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं, लॉस होगा उसमें। प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई लाइन दी है जिसकी वजह से पता है कि कंपनी फ्रॉड करना चाहती है और एक बंदा उसे जानता भी है कि मुझे पता है ये कंपनी फ्रॉड करना चाहती है, लेकिन वो किसी से बदला लेने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए उसको कहता है कि भाई तू इसमें इन्वेस्ट कर, इसमें पैसे डाल, यहाँ डाल पैसे, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाता है तो उसके लिए वो लायबल होगा। कैसे लायबल होगा? क्या क्या करने के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं पहले वो देखते हैं। फॉर सब्सक्राइबिंग, एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग और अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़, यानी उस सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए, ख़रीदने के लिए, या डिस्पोजिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। मतलब सेल करने से भी तो हो सकता है ना, क्या पता उसे पता है कि मार्केट में आगे प्राइस जाके बढ़ेगा और वो किसी को कह रहा है कि भाई तू अभी सेल कर दे, आगे मार्केट में प्राइस गिरने वाला है, झूठ झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है, तो वो भी होता है। या कोई भी सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करने के लिए, अंडरराइटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे, शायद इसी चैप्टर में है वो। हाँ, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे, अंडरराइटिंग क्या होता है उसके बारे। तो ऐसा कुछ काम करता है तो वो उसके लिए भी लायबल होगा। द पर्पस ऑफ विच इज द सिक्योर प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द पार्टीज फ्रॉम सच सिक्योरिटीज़, यानी कि उस सिक्योरिटीज से किसी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, यार ये उसको फ़ायदा हो रहा है और वो कह रहा है ये सिक्योरिटीज़ बेच दे या ख़रीद ले, जिससे ऐसा करने से जो बंदा खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको तो लॉस हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, और जो कह रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट में भी वो लायबल होगा, उस केस में भी वो लायबल होगा। फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या कहता है कि ये शेयर्स तो रख ले, बैंक में दे दे और कि क्रेडिट फैसिलिटी ले ले, या कोई तो जाके बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले ले, तो और पता है कि उसकी वजह से उस बंदे को नुकसान होगा, किसी ना किसी तरीके का नुकसान हो रहा है, और उस जो कह रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है इसकी वजह से, तो उस केस में भी वो लायबल हो जाएगा। किसके अंदर लायबल हो? सेक्शन 447 के, हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 37 क्या कहता है कि एक्शन अफेक्टेड बाय पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अंडर सेक्शन 34, 35, 36 में जो भी लोग हैं वो किसी भी तरीके का फ्रॉड कर रहे हो, वो सब लायबल होंगे। मतलब कि उन्होंने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट या कोई इंक्लूजन या ओमिशन कर रखा है मैटर्स, प्रोस्पेक्टस के मैटर्स में, ऐसी कोई भी उसने गलती कर रखी है, वो सब उसके अंदर लायबल होंगे। ये कोई इंपॉर्टेंट इतना सेक्शन है नहीं, छोटा सा सेक्शन है जो बताता है कि 34, 35, 36 में जो भी पर्सन होगा वो लायबल होगा किसी भी तरीके की मिसलीडिंग स्टेटमेंट वगैरह के लिए। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जब हम पहले पहले अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जब पहले का टाइम था ना, तो पहले एक फॉर्म आता था, एक सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए एक फॉर्म तैयार होता था, तो फॉर्म के साथ हमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ते होंगे, या कोई एजेंट आते थे घर पे और वो कहते थे शेयर्स, मतलब कि हमसे हमें शेयर खरीदने हैं, तो एजेंट आएगा, फॉर्म लाएगा, उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लाएगा कंपनी की, ताकि हमें पता तो चले कंपनी कैसी है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट वगैरह जाते थे एप्लीकेशन के साथ, उसके बारे में इसमें बात कर रखा है। क्या किया हम देखते हैं पढ़ते हुए, फिर उसको समझेंगे साथ में। फ्रॉम एवरी एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शेल बी अकम्पनीड बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस, यानी कि एक कंपनी अपनी एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैं पहले बता दूँ। एवरेज प्रोस्पेक्टस मतलब कि एक समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, समरी होती मतलब जो प्रोस्पेक्टस वो होता है 400-500 पेज का, तो उसे शॉर्ट में हाईलाइटेड पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट जो
पॉइंट है कंपनी के बारे में, उसे उठा के एक एवरेज प्रोस्पेक्टस में डाल दिया जाता है और उसे लेके जाया जाता है फॉर्म के साथ। फॉर्म के साथ उसको दे, अब 500 पेज का प्रोस्पेक्टस थोड़ा ना हर जगह लेके हर किसी को देंगे, तो एक छोटा प्रोस्पेक्टस बनता है जिसमें कंपनी की ज़रूरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वो फॉर्म के साथ दिया जाता है। दिस सबसेक्शन शैल नॉट एप्लीकेबल इफ इन शोन इन द फॉर्म ऑफ द इशूड विद द कनेक्शन। यानी कि ये सबसेक्शन क्या होगी, मतलब एप्लीकेशन के साथ जो भी सिक्योरिटीज़ देने के लिए हम कोई फॉर्म देंगे उसके साथ एक एवरेज प्रोस्पेक्टस भी जाएगा। और जो एवरेज प्रोस्पेक्टस किसको नहीं देना, कौन से ऐसे बंदे हैं कि जिसको एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं देना। एक तो हमने देखा था सेक्शन 26 में किसको प्रोस्पेक्टस नहीं देना, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनको हमें प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं है, या कोई सेकेंडरी मार्केट से शेयर परचेस करा उसे प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी ऐसी कुछ है, जैसे a bona fide invitation to a person to enter into underwriting commission with respect to the such section। यानी कि अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के लिए कोई बंदा अगर हमसे ज्वाइन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि जब कंपनी मार्केट में जा रही है शेयर इशू करने, तो क्या करती है कि एक और दूसरी कंपनी या ट्रस्ट को अपॉइंट करती है, ताकि हम, क्योंकि कंपनी का एक लिमिट होता है, वो चैप्टर 4 में है कि क्या लिमिट होता है, उसके बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 उस लिमिट को क्रॉस करने पर ही कंपनी आराम से जो पैसे उसके पास आए उसको रख सकती है और शेयर अलॉट कर सकती है। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो कंपनी उसको कुछ नहीं कर सकती। तो वो कंपनी एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है और उसके साथ एग्रीमेंट तैयार करती है कि अगर हमारे शेयर्स कम रह गए या लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो आप उसमें पैसे डाल के उस लिमिट को क्रॉस कर लेना या उतने लिमिट कर लेना। मान लो किसी प्रोस्पेक्टस का लिमिट है, आई थिंक 5% है लिमिट, 5% या 90%, ऐसा कुछ सेबी रेगुलेशन के हिसाब से 90% है और कंपनी के हिसाब में मिनिमम अलॉटमेंट 5% का होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो भी लिमिट रहेगी उसको क्रॉस कर, मान लो मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है और 50 लाख को क्रॉस करने के लिए और पब्लिक ऑफर किया 1 करोड़ का, लेकिन हमारे पास कितने है, सिर्फ 40 लाख, और 40 लाख फिर बाकी 10 लाख कहाँ से आएंगे। तो जो अंडरराइटर होता है वो 10 लाख उसको उसमें डालता है और 10 लाख के शेयर्स खरीद के वो लिमिट क्रॉस करवा देता है, जिससे क्या होता है कंपनी के पास जितने पैसे आए उसको रख सकती है और बाकी जो होगा उसको राइट ऑफ कर देगी या कैंसिल कर देगी, जो भी होगा। तो उस केस में एवरेज प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कह रहे हो लो भाई छोटा प्रोस्पेक्टस लो और हमारे अंडरराइटर बन जाओ। छोटे प्रोस्पेक्टस में थोड़ी ना पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, तो वो उसको हमें कंप्लीट प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज़ विच वे आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। यानी कि ऐसी सिक्योरिटी जो पब्लिक को नहीं दी जा रही, पब्लिक नॉट ऑफर टू पब्लिक, यानी कि कोई ऐसी सिक्योरिटी जो हम प्राइवेट प्लेसमेंट में दे रहे हैं या किसी अपने स्पेशल्स को दे रहे हैं, तो उनको तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। अब पब्लिक को देने जा रहे हैं, पहले की बात अलग थी, अभी तो हम ऑनलाइन डाल देते हैं, कंपनी प्रोस्पेक्टस डाल दी, वहाँ जो जिसको पढ़ना था पढ़ लेता है, और लेकिन पहले तो बहुत बड़ी फाइल होती है, अब वो उतना तो सब पब्लिक को नहीं दे सकते थे, तो जो उसके लिए एवरेज बनता था। लेकिन जो स्पेशल लोग हैं, पब्लिक नहीं, जो खास लोग हैं हमारे जिनको हम शेयर्स देने वाले हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ उसको हमें प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, वहाँ उस बताना पड़ेगा कि हमारी पब्लिक की पोजीशन क्या है, हमारी पब्लिक मतलब हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी के चार्जेस क्या है, हमारी कंपनी के एसेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। वेयर ऑफर इज मेड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हैं तो उसको कुछ देने की क्या ज़रूरत है, जहाँ उसको प्रोस्पेक्टस देना है ना एवरेज जब उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, तो उसे एवरेज क्यों देंगे, मतलब उसे तो पहले ही पता है कंपनी का क्या हाल है, अच्छा है बुरा है, तो उसे हम प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंपनी के बारे में सब जानता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शेल on a request being made by any person before the closing of subscription list and offer is furnished to him। यानी कि अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे को एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट प्रोस्पेक्टस दो आप, तो कंपनी को वो उसे अवेलेबल कराना
पड़ेगा। डिफॉल्ट इन दिस सेक्शन कंपनी विद द लेवल फॉर द 50,000 फॉर द ईच डिफॉल्ट, यानी कि कंपनी अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं देती या कोई प्रोस्पेक्टस मानता है उसको नहीं देती, अंडरराइटर को प्रोस्पेक्टस नहीं देती, ओरिजिनल एवरेज दे देती है, या ऐसी कोई और भी लाइबिलिटी बनती है, मतलब डिफ़ॉल्ट बनता है उसका, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो उसके लिए उसको 50,000 तक की लाइबिलिटी बनती है। तो आता है हमारा सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर फॉर सेल, OFS मतलब होता है ऑफर, फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल सिक्योरिटीज टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं कंपनी के, वो चाहते हैं कि हमारे शेयर्स वो भी कंपनी के साथ इशू हो जाए, यानी कि हमारे शेयर जो है हम उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन हम अलग से जाएंगे तो उसमें बहुत वो लग जाएगा। तो पब्लिक जब अपना शेयर्स ला रही है तो हम उसी के साथ हमारे भी शेयर्स इशू कर दे पब्लिक को। तो क्या उसके मेंबर्स क्या करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स को भी प्रोस्पेक्टस में डाल दीजिए, जिससे कि वो भी पब्लिक में चले जाएं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कैन अलॉट इशू हाउस, एक इशू हाउस नॉट बी, मतलब कि कोई एग्जाम में यूज़ नहीं करना, एक इशू हाउस को अलॉट करती है जो कि जो पब्लिक है उसको ऑफर करती है। मतलब कि ये मान लो कि कंपनी जो है वो पब्लिक को ऑफ़र करेगी, उसके में उसको जो उसके मेंबर्स हैं उसके शेयर्स भी होंगे, पब्लिक जो नए इशू कर रही है वो भी होगा, और वो सब मिलके पब्लिक के पास जाएगा। मैंने company like Reliance Industry allots to securities view the securities which shall be offered to the public sale to public, any document that such offer for sale it shall be deemed to a prospectus, यानी कि उस सेल से रिलेटेड, यानी कि जो मेंबर्स है उसके जो भी शेयर्स पब्लिक के पास जा रहे हैं उससे रिलेटेड या कोई और इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोस्पेक्टस के साथ जा रहा है, कंपनी उसको इशू करी अपने न्यू इशूड शेयर के साथ, तो उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। उसको मान लिया जाएगा कि वो एक प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। और इफेक्ट क्या होगा इससे? लॉ रिलेटेड टू कंटेन सेक्शन 26, यानी कि मैटर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लायबिलिटी इन सेक्शन 34 35 विल बी एप्लीकेबल, यानी कि अगर वो फिर भले ही आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, लेकिन आपको तो मैटर्स जो भी प्रोस्पेक्टस के उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो तो कुछ भी लिख के डाल दिया। जो प्रोस्पेक्टस के मैटर्स है, क्योंकि ये भी इसको भी डीम प्रोस्पेक्टस माना जाता है, तो जो भी मैटर होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें देनी है, वो आपको उसको कंप्लीट डालनी होगी और सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग उसको फाइल करना, तैयार करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस को। और अगर नहीं करते हो तो आप 34 35 के अकॉर्डिंग लायबल हो जाओगे। पर्सन मेकिंग OFC विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो ऑफर फॉर सेल कर रहा है वो डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, नॉर्मली डायरेक्टर होते हैं, प्रमोटर वगैरह अपने शेयर्स नहीं देते जल्दी से, लेकिन जो डायरेक्टर है वो कंपनी के वो ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्रिजम्पशन अनलेस द कॉन्ट्ररी is proved, it shall be evident that allotment was made within a view to the offer for sale is it is shown that offer for sale made within 6 months of the allotment on date of offer for sale who consideration is not received, यानी कि मान लो कंपनी ने सब्सक्रिप्शन दे अभी कुछ टाइम पहले ही सब्सक्राइब करे थे शेयर, मतलब पब्लिक ऑफर दिया था और पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया या डायरेक्टर ने उसको सब्सक्राइब किया, और अब डायरेक्टर कह रहा है 6 महीने 1 महीना बीता नहीं, कह रहा मेरे शेयर्स को वापस सेल कर दो पब्लिक में। अब ऐसे सारे डायरेक्टर्स आ जाएंगे कहने, तो वैसे तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा शेयर्स आ जाएंगे तो उसका प्राइस घट जाएगा। तो उसकी लिमिट आती है कि 6 महीने तक आप ऑफर फॉर सेल नहीं ला सकते अलॉटमेंट के बाद। जैसे ही आपको शेयर मिले उसके अगले 6 महीने तक आप नहीं कर सकते कि शेयर्स पब्लिक में इशू करने चल गए, फिर से सेल करने चल गए, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप 6 महीने का एक लॉगिन पीरियड लग जाएगा कि इतने टाइम तक आपको कुछ वो शेयर सेल नहीं कर सकते। ऑन द डेट ऑफ OFC होल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड, या फिर होता है कि हमने ऑफर फॉर सेल करा और उस पर पूरी कंसिडरेशन नहीं मिली, सारे पैसे आए ही नहीं, 50 लाख की शेयर इशू की लिमिट थी वही नहीं मीट हुई, तो फिर ऑफर फॉर सेल में कोई
कुछ नहीं होगा, जो इतने पैसे आए हैं उसको रखो, 1 लाख आया है उसको रखो, 45 लाख आए हैं उसको रखो, या 49 लाख आए उसको रखो, जितने भी आए लिमिट मीट हुई नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ न्यू इशू शेयर्स में है, ऑफर फॉर सेल में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आगे देखते हैं हम, इसके थोड़े से मैटर्स, एडिशनल मैटर जो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मैटर्स अबव कवर ओवर एंड अबव सेक्शन 26 नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कितना अमाउंट है कंसिडरेशन, यानी कंपनी और उसके बीच में कोई वो तो हुआ, कंपनी फ्री में तो काम करेगी नहीं, कुछ कंसिडरेशन तो लेगी ना। और टाइम प्लेस, जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है उसको जो पब्लिक है वो इंस्पेक्ट कर सकती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसके लिए एक टाइम और प्लेस डिसाइड करना होगा। सिग्नेचर होना चाहिए उस पर कंपनी का, कंपनी के लिए अगर कंपनी कर रही है तो 2 डायरेक्टर का, या पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो उसमें हाफ ऑफ द पार्टनर, मतलब कोई भी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म अपने शेयर्स इशू कर रही है, क्योंकि शेयर्स मार्केट में कोई भी ला सकता है ना, उसके लिए कंपनी थोड़ी ना, कंपनी किसी को अपॉइंट कर दे कि हमारे शेयर्स मार्केट में दे दो, तो वो भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, ऐसा नहीं होता, मतलब कि एक एजेंसी होती है वो ये सब काम करती है। उसके बाद आता है सेक्शन 27 वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। Company shall not vary the terms of prospectus or object which it was issued except with, मतलब कि कंपनी जो है अगर वो प्रोस्पेक्टस में जो उसने दिया था, कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई काम करने को कहा था और वो उसको चेंज करना चाहती है, मतलब एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो कहती है कि आप हमें शेयर पैसे दीजिए और हम जगह जगह पर बहुत सारे काम, मतलब कि उसकी एक कंपनी है जिसमें वो फूड सप्लाई करती है, मान लो वो कहती है कि हम बहुत जगह कैंटीन तैयार कर देंगे, अपने खाने की ए लिमिटेड की कैंटीन तैयार कर दें जहाँ आप खाने पीना सब, नाश्ता पानी सब मिलेगा, और वो कहती है कि हम 1 साल के अंदर 1000 कैंटीन कर देंगे पूरे इंडिया में, और वो लोगों को अच्छा लगता है, लोग पैसे देते हैं, लेकिन कंपनी 6 महीने बाद कहती है भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ये इसमें कुछ नहीं है, वो कहती है कि अब हम कैंटीन नहीं बनाएंगे, अब मास्क बनाएंगे। अब मास्क बनाएंगे उसका तो जो प्रोस्पेक्टस का वो था मेन कि पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं वही बदल गया, उसकी जो स्कोप था वही चेंज हो गया, तो वो जो वेरिएशन हुआ ना, वो चेंज हुआ, उसको वेरिएशन कहेंगे, वेरिएशन ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स क्या थे प्रोस्पेक्टस के, उसमें चेंज हुआ, तो उसके लिए उसको एसआर लगेगा, मतलब कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में उसको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा इंग्लिश या वर्निकुलर लैंग्वेज में, जो कि PS1 के अकॉर्डिंग होगा, उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा कि हम अपने टर्म्स को चेंज कर रहे हैं। अगर कोई अमाउंट ऑफ द राइट्स विद बाइंग एंड ट्रेडिंग विद नॉट विद शेयर इक्विट लिस्ट, मतलब कि जो कंपनी है जो ये पैसे ली थी और अब कह रही है कि नहीं अब हमसे ये सब नहीं होगा, अब हम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अब हम आपको पैसा लगाएंगे मार्केट में, वहाँ से रिटर्न आएगा और वो देंगे आपको, तो पब्लिक कहेगी यार इतना गन्ना था तो हम डायरेक्ट ही वहाँ जाके शेयर लगा दें, तुम आधा काट के दोगे हम पूरा वहाँ से ले लेंगे, तो उतना वो वैसा काम नहीं कर सकते कि बाइंग या ट्रेडिंग में बाइंग सेलिंग कर रही है, शेयर्स परचेज सेल कर रही है, तो वो काम नहीं कर सकती। और दस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यानी कोई शेयर होल्डर कहता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर, आपको जो काम कहा था आप वही करिए, तो एग्जिट ऑफर दे देंगे उसे, मतलब कि उसके शेयर्स को जो प्रमोटर होगा, प्रमोटर या कोई भी कंट्रोलर ऑफ शेयर होल्ड, मतलब कि कंपनी का कोई भी कंट्रोलर होगा, वो उसके शेयर्स को खरीद के जितने पैसे उसके बचे हैं कंपनी में उसको दे देगा, और एज पर सेबी के रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी उसके पैसे रहेंगे उसको सेटल करके, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उससे कहा ले अपने पैसे जा और तेरे शेयर कैंसिल कर दिए, ऐसे नहीं, कोई प्रमोटर या कंट्रोलिंग पर्सन होगा, शेयर होल्डर होगा कंपनी का, वो उसके शेयर्स को खरीद लेगा और जो भी प्राइस बनेगा वो उसको देगा। उसके बाद रूल 7 के अकॉर्डिंग एसआर कहाँ पास होना चाहिए, वो पास होना चाहिए पोस्टल बैलेट में। पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 110 में दी है,
वो हम चैप्टर 7 के में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में हमें पोस्टल बैलेट के में अच्छे से बता रहे हैं, वहाँ हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। आप ये भी ये समझ लीजिए, पोस्टल बैलेट मतलब होता है ई वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। SR नोटिस होता है प्रपोज्ड SR to contain the details such as original object, total money raised एक्सेट्रा। यानी कि जो हम नोटिस देंगे या कोई भी प्रपोज SR के लिए हम कंटेंट डिटेल, मतलब कोई भी नोटिस दे रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पब्लिक न्यूज़पेपर दे रहे हैं, वेबसाइट डाल रहे हैं, तो वहाँ हमें मेंशन करना होगा कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट था पहले, अब क्या ऑब्जेक्ट है, हमने कितने पैसे लिए थे, कितनों ने उसको वापस मांग लिया और कितने अभी हमारे पास बचे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी पड़ेगी। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहाँ देंगे हम? PS1 में सेक्शन 37 खत्म, 37 नहीं 27 सेक्शन खत्म। अब आता है हमारा सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कहता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बाय कंपनी, यानी कंपनी किस तरीके से शेयर्स को अलॉट करेगी, सिक्योरिटीज़ को अलॉट करेगी। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज होते हैं, उनको अलॉट कैसे करेगी? तो कंपनी कैन अलॉट शेयर्स टू पब्लिक ओनली व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो हमने अभी बात की थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, मैंने चैप्टर 4 में कह दिया था गलती से, लेकिन वो यहीं पर है सेक्शन 39 में अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ में। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट होनी चाहिए और उतना जब पास कर लेगी ना, तभी वो शेयर्स को अलॉट कर सकती है, वरना अलॉट नहीं कर सकती। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन मनी जो है वो या तो चेक में आनी चाहिए या अदर इंस्ट्रूमेंट में, अदर देन कैश। ये कैश में नहीं आनी चाहिए कि कैश ला के दे रहे हो भाई, लो मेरे को सिक्योरिटीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट आनी चाहिए, वो चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो या कोई और मोड हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, UPI QR कोड, ऐसा कोई भी मेथड हो, उससे पैसे आ सकते हैं, लेकिन कैश नहीं होना चाहिए। और नॉमिनल वैल्यू का कम से कम 5%, मिनिमम 5%, मैंने कहा था आपको मिनिमम 5% है, तो उसको मिनिमम 5 नहीं, मतलब 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि 5% पे आके अटक गए, 5% ज़्यादा जब लिमिट होगी तो उतना उसको दे, कंपनी की उतनी नॉमिनल वैल्यू, जो फेस वैल्यू, ये नहीं कि प्रीमियम पे इशू करे उसका 5%, जो फेस वैल्यू है उसका कम से कम 5% उसका सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए, तो उसकी अलॉटमेंट को आगे वैलिड किया जाएगा, वरना उसकी अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। If where the minimum amount subscribed and application money received within 30 days of the issue, अगर 30 दिन के अंदर आ जाता है तो ठीक है, और अगर एप्लीकेशन मनी नहीं आता या लिमिट क्रॉस नहीं हो पाती तो उसको सारा अलॉटमेंट जो है वो नहीं होगा और उसको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। और कब तक देने पड़ेंगे? जैसे ही ऑफ़र ख़त्म हुआ, पब्लिक ऑफ़र कंप्लीट हो गया, उसके अगले 15 दिन के अंदर उसे सारे शो को रिफ़ंड करना पड़ेगा। और अगर वो जितना लेट करेगी, 15 दिन के बाद वो जितना लेट करेगी, उसे हर दिन के पर 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके लिए डायरेक्टर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, यानी डायरेक्टर कंपनी और डायरेक्टर या डायरेक्टर अकेला भी लायबल होगा। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए एक रजिस्टर बनेगा और वो क्या होगा? PS3 हमारा, जब हम सेक्शन 41 करेंगे, सेक्शन 41 या 42 है प्राइवेट प्लेसमेंट का, उसमें हम इसको देखेंगे। वहाँ भी यही सेम सेक्शन है, तो आप फॉर्म नंबर है तो उसको आप याद रख सकते हैं चैप्टर के साथ साथ। विद इन 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट, 30 डेज़ के अंदर हमें अलॉटमेंट करी होगी। अगर हमारी लिमिट हो जाती है तो हमें 30 डेज़ के अंदर अलॉटमेंट करनी होगी। PS3 में उसको रजिस्टर करना होगा। अटैच लिस्ट ऑफ अलॉटीज़, हमें PS3 में क्या अटैच करना होगा कि कितने हमारे अलॉटीज़ हैं, उनके नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ़ शेयर्स, प्राइस पे क्या लिया है, या कोई भी अदर ID प्रूफ्स जो भी हमें ज़रूरत होगी वो उस पर PS3 में जो बोला होगा उसको उसमें मेंशन करना होगा। और क्या PS3 के में और क्या क्या मेंशन हो सकता है, ये मतलब अटैच करना है। अगर अलॉटमेंट कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के बिना कोई अलॉटमेंट हुआ है, मतलब कि हमने उससे कोई पैसे नहीं लिया या पैसे की जगह कुछ और लिया है, तो उसमें क्या होगा? जैसे इसमें हमने एग्जांपल दिया है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर हमने इशू कर रखे हैं, तो उसमें हमें कोई पैसे थोड़ी ना आते, तो उसको भी मेंशन करना होगा PS3 में। कंपनी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली स्टैम्प्ड, उस पर कंपनी की स्टैम्प्ड होनी चाहिए। इट नॉट इन राइटिंग एंड कंप्लीट पर्टिकुलर ड्यूली स्टैम्प्ड, यानी कि अगर वो राइटिंग में नहीं है तो
तो उसको राइटिंग में कन्वर्ट करो। जो भी आपकी बीच में मीटिंग हुई है, आपने ओरली किया तो उसको राइटिंग में करो और उस पर स्टैम्प लगाओ और उसको कंपनी PS3 में अटैच करो, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कंसिडरेशन। या फिर अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है, अब उसमें थोड़ी ना शेयर्स की वैल्यू लिस्टेड होती है, उसमें तो क्या होगी पता नहीं, तो उसके लिए वैल्यूअर आएगा, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके हिसाब से प्राइस करा जाएगा। अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं, यहाँ नॉट बोनस शेयर है, बोनस शेयर के अलावा कोई भी कंसिडरेशन आती है। और अगर बोनस शेयर करा जाता है तो उसे रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग में हमें पास करना होगा और उसकी मिनट्स जो होंगे वो लगेगा। इशू ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, इसके बारे में सेक्शन 62 होता है कि राइट इशू होते हैं। राइट इशूज़ के बारे में चैप्टर 4 में है, उसमें आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यानी कि उसके हिसाब से जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट आई होगी राइट इशू के लिए, ESOPs के लिए, और उसमें 2-3 तरीके के और हैं। 2 तरीके के हैं, अदर देन कंसिडरेशन या कोई अदर पर्सन है उसको दिया हुआ हो, एक गवर्नमेंट का कन्वर्ट हुआ, ऐसे जो भी शेयर्स है उसके लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी, वो इसमें डलेगा सेक्शन 62 में। तो चैप्टर 4 की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है इसमें तो उसमें 1000 से 1 लाख तक की आपको पेनल्टी लगेगी। ये नहीं आपको पेनल्टी फॉर्म नंबर ये पढ़ने तो चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रह रहे हैं तो ठीक है, याद रह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सेक्शन नंबर तो ज़रूरी है, लेकिन फॉर्म नंबर या कोई भी पेनल्टी अगर वो आपको याद रह रही है तो अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं रह रही तो उस पर कोई टेंशन की बात नहीं है। इस पर इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपको 4-5 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपको उतने के चक्कर में बाकी कॉन्सेप्ट को नहीं चुना। आप कॉन्सेप्ट अच्छा करिए, पेनल्टी फॉर्म नंबर याद रहा तो पेपर में लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। टाइमलाइन देख लेते हैं, इसका टाइमलाइन ग्राफ डिलीवरी ROC सेक्शन 26 के हिसाब से हमने प्रोस्पेक्टस ROC को दिया, पब्लिक में इशू किया, उसके बाद जब ओपन किया, पब्लिक में ऑफर ओपन हुआ, उसके बाद क्लोज हुआ। अगर मनी रिफंड रिसीव्ड हुई, मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब 90 डेज़ के अंदर हम इशू कर सकते हैं पब्लिक को। 30 डेज़ के अंदर हमें टाइम पीरियड है 30 डेज़ का कि हमें वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होनी चाहिए, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हुई तो हमें उसे रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो उसके बाद सेक्शन 40 आता है। सेक्शन 39 हमारा ख़त्म हो गया, इसमें कुछ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ था, उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। अब बता रहा मैं सेक्शन 40, उसके बाद कुछ सेक्शंस और बचे हैं, 3-4 से 5 सेक्शन है बस, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक इसमें ही ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो एक और वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 40 कहता है सिक्योरिटीज़ टू बी डेल्ट विद इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमें पब्लिक को स्टॉक ऑफर करने से पहले जो अपने शेयर्स को हैं अपनी कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा। बिफोर पब्लिक ऑफर कंपनी एप्लीकेशन 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज, हम यानी कि हमारे यहाँ 2 NSE और BSE है, तो हमें उन दोनों में से किसी एक में या दोनों में भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑप्टेन परमिशन, वहाँ से हमें परमिशन मिलनी चाहिए, मतलब हम रजिस्टर्ड हो जाएं, ऐसा हो जाना चाहिए कि वो परमिशन दे कि ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है। स्टेट द फॉलोइंग प्रोस्पेक्टस में हमें इसके बारे में क्या डिटेल डालनी है। एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड टू RSC को हमने जो एप्लीकेशन भेजी थी वो, और किस RSC में भेजी थी वो, यानी कि NSE में भेजी, BSE में भेजी या दोनों में भेजी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भेजी है तो उसके बारे में हमें डालना मेंशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी कीप्ड इन सेपरेट बैंक अकाउंट और शेड्यूल बैंक, यानी एप्लीकेशन मनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में डालेंगे। उसके लिए ये नहीं कि कंपनी के बैंक में डाल दो, उसके लिए एक अलग बैंक बनेगा, उसके अंदर ये आना चाहिए शेड्यूल बैंक में। और यूटिलाइज कहाँ करेंगे इसका, अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रीपेमेंट इन द कॉन्स अनेबल टू अलॉट, यानी कि जो हमारे आगे के अलॉटमेंट्स होंगे, मान लो हमने कॉल्स पे मंगाया, एप्लीकेशन आई, फिर अलॉटमेंट का मंगाएंगे, फिर फाइनल कॉल, और जो मनी होगी उसके हिसाब से उसको अलॉट कर लेंगे। और अगर कोई किसी को हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया है तो उसकी रीपेमेंट के लिए उस पैसे का यूज़ होगा, वरना और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा।
इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी कंपनी को मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50 और ओआईडी को 50,000 से 3 लाख तक का फाइन लगेगा। तो उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन की मैंने बहुत देर से बात 2-3 सेक्शन बात करी, तो अब यहाँ पर उसका अच्छे से देखते हैं क्या होता है। अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑथराइज ऑथर्स, मतलब कि एओए जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का, उसमें ऑथराइज्ड है कि वो कंपनी का एओए कहता है कि आप जो है अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर सकते हो। पेड आउट प्रोसीड्स ऑफ इशू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे। मतलब अंडरराइटिंग के बारे में मैंने बताया था अभी, तो इसी वीडियो में बताया कि अंडरराइटिंग क्या होता है कि हम जब शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं ना, तो हम एक अपने अंदर एक असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं, कमीशन के लिए अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं, जो क्या करता है कि हमारी जो लिमिट है ना उसको क्रॉस कराने में मदद करता है। अगर क्रॉस हो गई तो कुछ नहीं करेगा, वो थोड़े से कमीशन जो उसका बनेगा वो तो लेगा ही, जितने के हिसाब से रहेगा। अगर वो लिमिट जो क्रॉस नहीं हो पाती है तो वो अपने पैसे डालेगा, जितने उसने एग्रीमेंट कर रखा होगा उतने पैसे अपने डाल के उसकी लिमिट को क्रॉस करा देगा। वो उसकी प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम उसको कहाँ से कमीशन देंगे, मतलब कि हम जो शेयर्स इशू करेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे देंगे, मतलब कि पैसा तो आएगा अंडरराइटर के पास, अंडरराइटर से उसको पेमेंट काट के अपनी कमीशन वो बाकी बार रिटर्न कर देगा। तो ऐसा होगा, या हम जो हमारा प्रॉफिट है उससे हमें उसका पेमेंट करेंगे, तो वो सब हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में रेट्स क्या होंगे, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो या तो 5% या 5% से कम एओए में दे रखा है, एओए ने क्या रखा है हम 2% देंगे तो 2% माना जाएगा, नहीं तो अगर कह रहा है 7% देंगे तो 7% नहीं दे सकता, वो 5% कमीशन दे सकता है। और इन केस ऑफ डिबेंचर 2.5% रेट है, और सेम अगर एओए में कम दिया है तो उसको मानेंगे, अगर ज़्यादा दिया तो 2.5% रहेगा। उसके बाद आगे आता है डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस। हमें प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटिंग के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो उसमें क्या करना है कि हमें डिस्क्लोज द प्रोस्पेक्टस द नेम ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन है हमारा, कौन सी कंपनी या कौन सा इंडिविजुअल पर्सन है जो हमारा अंडरराइटर बन रहा है, उसको हम क्या कमीशन दे रहे हैं, किस रेट से कमीशन दे रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग, मतलब कितनी सिक्योरिटीज वो खुद खरीद लेगा अगर लिमिट नहीं हुई तो। मान लो 90 लाख की लिमिट है, 90 लाख की लिमिट है तो उसको उसके कमीशन जो आई वो 70 लाख आई, और जब 70 लाख आई तो 20 लाख उसको अंडरराइटर को देना था। लेकिन उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर 10 लाख तक की लिमिट आई तो मैं पैसे दे दूंगा, और उससे ज़्यादा आई तो मैं नहीं दूंगा। तो क्या करते, ये एग्रीमेंट होता है कि वो कितने तक पैसे दे सिक्योरिटीज खरीद सकता है। अगर वो 10 लाख तक उसमें दे रखा है तो वो खरीद सकता है, और अगर उस नहीं लिमिट नहीं मेंशन ही नहीं है तो जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा उसके तक वो देगा। लेकिन नॉर्मली एक लिमिट फिक्स होती है, क्योंकि वो थोड़ना चाहेगा मेरा करोड़ों सारा एक ही कंपनी में लग जाए, क्योंकि वो भी तो पहले देखिए कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी है तो उसे पैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिटर्न भी मिलेगा अच्छा। तो लेकिन उसके रेट्स जो है, या वो कितने अमाउंट सिक्योर करेगा कंपनी में या कितनी सिक्योरिटीज खरीदेगा, वो उसको मेंशन करना पड़ेगा। नो कमीशन इन इफ सिक्योरिटीज इज नॉट इशू टू पब्लिक, अगर पब्लिक में इशू ही नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देने शेयर्स, तो अंडर राइटर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे कमीशन क्या देंगे। उसके बाद अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट आरओसी से, मतलब कि रजिस्ट्रेशन से पहले करने के बाद आरओसी को उसको, मतलब जब अंडर राइटर हमने अपॉइंट करा तो हमें उसके कॉन्ट्रैक्ट को आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा, और आरओसी उसको वैलिडेट करेगी। अगर वो सही होता है तो उसको आगे बढ़ेगी, वरना उसको मना कर देगी। इसी के साथ सेक्शन 40 खत्म हो गया। अब हमारा सेक्शन 41 आता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि हम पब्लिक जो कंपनीज हैं वो इंडिया में तो शेयर्स इशू करती है, लेकिन वो उसके शेयर होल्डर्स बाहर भी हैं, मतलब वो चाहती बाहर से लोग चाहते हैं कि वो कंपनी के शेयर खरीदें। अब पहले का अभी का टाइम में तो ऑनलाइन जाके परचेज कर लो, कोई वो नहीं होता, लेकिन पहले क्या था कि पहले थोड़ा वो इंडिया आएंगे, शेयर का फॉर्म भरेंगे, प्रोस्पेक्टस देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर पैसा देंगे, उससे पहले वो पैसा कन्वर्ट करवाएंगे इंडिया करेंसी में, बहुत टाइम लगता था, बहुत खर्चा होता था। तो तब एक
था कि सेक्शन था लॉ में कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसमें क्या था कि कंपनी जो है वो एक ऑथराइज बैंक को अपॉइंट करती है और उसकी ब्रांच जो होती है फॉरेन में भी होती है। फॉरेन में भी ब्रांच जो इंटरनेशनल बैंक्स होती हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं फॉरेन में भी, तो उन बैंक्स को अपॉइंट करती है और यहाँ पर इंडिया में उनको शेयर्स दे देती है और वहाँ जाके उनको एक जो वहाँ शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनको एक रिपोर्ट मिल जाती है, एक अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पे यही मेंशन होता है कि आपको इस कंपनी के इतने शेयर्स मिले हैं। तो उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक रेट होता है, वो सब अभी हम देखेंगे प्रोविजन में। तो वही होता है कि जब हमें बाहर के किसी बंदे को अपने शेयर्स देने कंपनी के, तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि GDR करती है और इससे एक डिपॉजिट रिसिप्ट उसको मिल जाता है। इसका प्रोविजन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप्स ऑफ DR डिपॉजिट रिसिप्ट हम किस तरीके से इशू कर सकते हैं। पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द कंपनी टू इशू DR, यानी कि एक रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना। ये नहीं कि हम मेंबर्स के पास जा रहे हैं कह रहे हैं भाई हम ग्लोबल डिपॉजिटरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक बोर्ड जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो कर सकते हैं, पहले अपना रिजोल्यूशन पास करें, मेंबर्स के बाद जाने के बाद की बात है, पहले वो अपना रिजोल्यूशन पास करेंगे। अगर वो रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं, उनके रिजोल्यूशन बोर्ड्स में यानी कि डायरेक्टर्स मान जाते हैं सारे, या उनकी जो भी परसेंटेज या रेट के हिसाब से जो भी रेट डिसीजन होगा वो मान जाते हैं, तो उसके बाद वो पब्लिक के पास जाएंगे, मतलब उनके मेंबर्स जो है, पब्लिक के पास नहीं, उनके मेंबर्स जो हैं उनसे SR पास करेंगे और SR पास करने के बाद जनरल मीटिंग में, तो यहाँ पे एक SR जो है अगर 62 चैप्टर 4 पढ़ना, उसमें वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैप्टर 4 की, तो उसमें अगर SR की वीडियो SR पास करते हैं तो वो DR के लिए भी मान लिया जाता है, डीम्ड हो जाता है। जो SR है वो इंडिया के लिए भी है और बाहर के लिए भी है, तो उसमें दोनों को डीम कर लिया जाता है। अपॉइंट ओवर डिपॉजिटरी बैंक टू इशू DR, यानी कि एक बैंक होता है जो जिसकी इंटरनेशनल ब्रांच भी होती है, तो उस बैंक को वो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको ओवर डिपॉजिटरी बैंक कहते हैं, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने के लिए। अंडरलाइंग शेयर्स शैल बी कीप्ड इन कस्टडी ऑफ डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक, यानी कि जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा ना, ये वहाँ होगा जहाँ हमें शेयर्स भेजने हैं, मतलब जिसके सिक्योरिटीज़ में हमें जिसको हमें अलॉट करना है वहाँ होगा ओवरसीज़। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन बैंक यानी कि जिसको हम शेयर्स देंगे, जो वहाँ पर उस बंदे को शेयर्स देगा। इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं तो थोड़ा शायद क्लियर हो जाए। जैसे ये बंदा है, ये रहता है रशिया में, ठीक है, और कंपनी है ये इंडिया की कंपनी है, अब ये रशिया में रहता है, तो ये एक बैंक अपॉइंट करेगा ओवर कस्टोडियन बैंक, ओवर डिपॉजिट कस्टोडियन बैंक को DCB डिपॉजिट कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करेगा और इसको अपनी कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो एक कंपनी क्या है, वो अपनी डिपॉजिटरी बैंक जो है उसकी फॉरेन की ODB ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वहाँ इस शेयर्स को भेजेगी, इन्फॉर्मेशन देगी, उस वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी कि मेरे को इस कंपनी के शेयर मिले हैं इस बंदे के लिए, तो इस बंदे को वो अब एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देगा और इससे जो पैसे होंगे वो उसको मिल जाएंगे, तो ये बंदा कंपनी बैंक यहाँ पे दे देगा। मतलब कि आप सीधा समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी को किसी फॉरेन के बंदे किसी को शेयर्स देने हैं तो उसको 2 बैंक्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, एक DCB होता है डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक, एक ODB होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। कंपनी को अपने शेयर्स डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक के अंदर कस्टडी में रखने होते हैं जहाँ से उसको अपने शेयर का प्राइस मिल जाता है, तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन लगेगी वहाँ की, उस कौन बंदा हमारे वहाँ शेयर्स खरीदना चाहता है या कोई भी कौन है वो, कैसे हमें मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद कंपनी उस
डिपॉजिट रखेगी अपने पास, उसे अपनी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इन्फॉर्म करेगी। वो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो वहाँ के उस बंदे को जिसको वो शेयर्स हमें देने हैं उस बंदे को देखेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा आपकी शेयर्स मेरे पास कस्टडी में है, आप आके अपने शेयर्स ले जाइए, अपनी पेमेंट कर दीजिए। तो जाके अपने शेयर्स लेगा, अपनी पेमेंट करेगा, कैसे भी करता है वो बैंक, मतलब नॉन कैश होता है तो नॉन कैश में जो भी करता है वो ट्रांजैक्शन वो उस बैंक को कर देगा और यहाँ ये बैंक अपने कंपनी को पैसे दे देगी। यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का आप सीधा सैंपल मतलब समझ लीजिए कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को फॉरेन में भी इशू करना चाहती है। अभी के टाइम में तो जाके लिस्ट करवा सकती है, लेकिन पहले के टाइम में वो जो तरीका था अभी हमें वही पढ़ना है, क्योंकि अभी कोई चेंज नहीं हुआ है लॉ में, और हमें जो पुराने तरीके हैं उसको ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अपॉइंट करेगी मर्केंटाइन बैंकर और प्रैक्टिसिंग सीए, यानी कि कोई बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि जो ये सब करती हो, यानी कि ग्लोबल में डिपॉजिट शेयर को इशू करवाने में, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करवाने में एक्सपर्ट हो, या कोई और एक्सपर्ट हो, सीए हो, सीएस हो, ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करेगी, ताकि उसको जो भी कंप्लाइंसेस होगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि बस शेयर दिया वहाँ पहुँच गया वहाँ से उसको दे दिया, बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, बहुत से वो करने पड़ते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म को फिल करेगा वो बंदा, उसको जो भी कंप्लाइंसेस होगा जो जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो उसको कंप्लाइंसेस को पूरा करेगा। प्लेस टू रिपोर्ट इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जो भी वो कंप्लाइंसेस को फिल करेगा, जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा, जो भी होगा फाइल अटैचमेंट ऑफ प्रूफ, वो सब उसमें लगाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अगले बोर्ड मीटिंग में पब्लिश करेंगे। एडिशनल पॉइंट्स, डीआर कैन बी इशूड टू पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट किस डिपॉजिट रिसिप्ट किसी लिए भी यूज़ हो सकता है, और अंडरलाइंग शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, और नए भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं। तो उसके बाद एक बहुत वैसे डीवीआर भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो नहीं है, लेकिन कुछ इतना खास है नहीं उसमें, लेकिन आईसीआई वो जो खास नहीं होगा वहीं से क्वेश्चन उठा के देगा। इसके बाद हमारे 3-4 सेक्शन बचे हैं, तो हम 42 को अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ा सेक्शन है 42। तो हम थोड़े छोटे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं एक सेक्शन, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेक्शन 28, ऑफर फॉर सेल बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब कुछ मेंबर्स के द्वारा कंपनी को जो है वो करती है, ऑफर फॉर सेल ला रही है। उसमें क्या, हमने एक सेक्शन पढ़ी थी उसमें भी ऑफर फॉर सेल था, यानी कि उसमें क्या था कि जो कंपनी है ना उसके साथ जो ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं, कौन ला रहा है, डायरेक्टर तो ला रहे हैं, मतलब कंपनी ला रही है शेयर ऑफर पब्लिक में, शेयर किसके हैं वो नहीं पता, तो वहाँ तो मेंशन नहीं था इतना क्लियरली, लेकिन यहाँ जो है कंपनी के मेंबर्स जो है वहाँ तो डायरेक्टर की बात की है, डायरेक्टर जो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कंपनी ला रही है ऑफर फॉर सेल, कि कंपनी ही ला रही है, सॉरी लाती कंपनी ही है, लेकिन उसमें शेयर्स किसके होते हैं, मेंबर्स के होते हैं। मतलब कि जब सब्सक्रिप्शन का टाइम है, अलॉटमेंट का टाइम है, ऑफर का टाइम है, उस टाइम पे नहीं, अलग से कंपनी के मेंबर्स कह रहे हैं कंपनी हमारे शेयर्स है इतने % शेयर्स तू ऑफर पर सेल कर दे। अब हम किसी और के पास क्या जाएं, हमें बहुत बिजी लोग हैं, कंपनी कर दे और जो कमीशन बनेगा वो ले लियो। तो ऐसे में जो कंपनी है वो जो मेंबर्स हैं उनके शेयर्स को ऑफर फॉर सेल करती है, पब्लिक में ऑफर करती है, उसको जो भी लिमिट होता है उसको कंसर्न करती है, जो भी प्रोविजंस होते हैं उसको अप्लाई करती है। तो इसको हम पढ़ते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। वेयर सर्टेन मेंबर्स इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ अ कंपनी प्रपोज इट्स कंसल्टेशन विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कोई भी मेंबर चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहती है कि हमारे शेयर्स को पब्लिक को इशू कर दीजिए। तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसर्न भी लेती है, यानी कि ऐसे बस बोल दिया तो कर देगी कंपनी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे कि ऐसा करने से कहीं हमारी कंपनी को कोई लॉस तो नहीं होगा, यानी कि हमारे शेयर्स के प्राइस तो नहीं गिर रहेंगे। तो ऐसा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसर्न लगेगा टू ऑफर होल और पार्ट होल्डिंग ऑफ पब्लिक, मतलब कि अगर
वो डिसाइड करेगा, मतलब कि डिसाइड करेगा ना कि आप जो अगर फुल्ली कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, अगर ये आप पार्टली कर रहे हैं मतलब मेंबर्स की मर्जी है वो पूरा करें या आधा करें, उससे मतलब नहीं कंपनी को कितना कर रहे हैं, कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए। द मेंबर ऑफ द कलेक्टिवली ऑथराइज कंपनी टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर OFS। तो उसके बाद मेंबर्स जो है वो कलेक्टिवली ऑथराइज टू द कंपनी, यानी कंपनी के जो ऑथराइज्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब एक नेसेसरी एक्शन लेंगे, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक जो भी उससे रिलेटेड वर्क होगा उसको करेंगे, ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड, एंड रिम्बर्स द कंपनी फॉर ऑल एक्सपेंसेस। जो मेंबर होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले तो कंपनी को देगा ही, उसके साथ जो भी कमीशन बनेगा या जो भी उसके एक्सपेंसेस हो गए कंपनी के, वो उसको वो मेंबर ही पे ऑफ करेगा, मतलब कि वो एक अमाउंट कंपनी को देगा जो भी उसके एक्सपेंस तैयार होंगे, क्योंकि कंपनी उसको बता देगी कि हमारे ये एक्सपेंस हुए हैं आपकी वजह से, तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेंबर्स को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। OFS डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो OFS डॉक्यूमेंट होता है ना उसको भी एक तरीके से डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं, क्योंकि कंपनी तो वो ला रही है शेयर्स, और जब कंपनी जो चीज़ ला रही है वो शेयर, अगर कंपनी पब्लिक को शेयर दे रही है तो वो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही देगी। अब रूल 8 क्या कहता है, एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है कि ऑफर फॉर सेल में क्या एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम अलॉटमेंट की नहीं है, मतलब कि अगर कितनी भी लिमिट हो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, आपके पास जितना पैसा आया उतना आपको रखना है, बाकी नहीं आया भाड़ में जाए, तो उसके मतलब नहीं है, जितना पैसा आया, नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट, नो मिनिमम अलॉटमेंट लिमिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट विद यूज ऑफ मनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये भी नहीं है रखना रिपोर्ट तैयार रखने की पैसे को कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो मेंबर्स के हैं, मेंबर्स के पास पैसे गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों उसको रिपोर्ट बनाए कि हम जो पैसे आए थे वो कहाँ गए। एनी अदर इंफॉर्मेशन that offer or could not gather with justification, यानी कि या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के काम की नहीं है, उस पैसे से कंपनी का क्या लेना देना, वो पैसे किसी और के, शेयर्स किसी और का था, दे कोई और रह रहा है, उसके पैसे जाएगा किसी और के बाद, कंपनी के बाद तो कमीशन एक्सपेंस के पैसे आएंगे बस। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रखेगी कि कैसे शेयर्स आए, कहाँ से आए थे शेयर्स, किसको दिए थे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखेगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगी ये यूज़ क्या हो रहा है पैसे का, या हमने ऑफ़र किया था पैसे लिमिट नहीं आए, ऐसे कोई भी जो इम्पोर्टेंट है वो रखेगी, जो फालतू की चीज़ें उसको नहीं रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी वीडियो, तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू।